सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी b c 0। ये इसको हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। उसने लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि एक्सपेंशन अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। याद आ रहा है? इसका यही मतलब होता था। ठीक, अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं। टेकिंग माइनस नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम रो 1 माइनस रो 2 से माइनस रो 3 से। रो 1 से भी माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, रो 2 से भी, रो 3 से भी। ठीक है, तो 3 माइनस साइन बाहर आएंगे तो इफेक्टिवली एक ही माइनस साइन बाहर आया। और अगर वो एक माइनस साइन बाहर आया तो ये बना 0 माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। रो 1 से माइनस साइन बाहर लिए, रो 2 से माइनस साइन बाहर लिए, रो 3 से माइनस साइन बाहर लिए। ओवरऑल 3 माइनस साइन बाहर आए तो एक मैंने माइनस साइन बाहर रख लिया, क्योंकि -1 3 बार लिखूं या एक बार, एक ही बात होती है। और ये मेरे पास अंदर बन गया। और अगर इसको आप पहचान पा रहे हो तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। देखो, अगर जो गिवन वो था मेरे पास डिटर्मिनेंट, उसमें सारे रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो ये बन जाएगा। और सारे रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते थे तो क्या बोलते थे हम? ट्रांसपोज। और अगर मान लो अभी ट्रांसपोज नहीं भी पता तो इसको मैं माइनस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ही लिख सकता हूँ, क्योंकि सारे रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया कि मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट माइनस ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, विच इंप्लाइज कि ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोगों ने पूछा था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 7, 13 और 14, इसमें एक कंसेप्ट बताऊंगा जो तीनों क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। पहले देखो कंसेप्ट क्या है, उसके बाद अटेम्प्ट करके देखना, तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो मैं 7, 13, 14 में से मान लो क्वेश्चन नंबर 14 उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेश पेज पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 उठा रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी, ए सी ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी, सी स्क्वायर प्लस 1। ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास। कहा है इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कर दो। ये भी आप काफी सारे बच्चों ने मुझे डाउट में भेजा। देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज है ऑब्जर्वेशन। इसमें एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, क्या सोच के करोगे, और वो आपके बाकी तीनों जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं 7, 13, 14 सब में लगेगा। पहले मैं ये देख रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये ए बी ए सी बी सी ए बी ए सी बी सी ऐसे वाली जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है। ए बी ए सी ऐसे वाली जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है। सही कह रहा हूं ये मैं? तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाइंग ए इन रो 1 बी इन रो 2 सी इन रो 3। और अगर मैं एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऑब्वियसली डिवाइड भी करना होगा, एंड डिवाइड बाय एबीसी, क्योंकि अगर मैं एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एबीसी से डिवाइड भी करूं, तभी वैल्यू सेम रहेगी। तो देखो क्या बनेगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1
ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, इसको बी से करा है तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, इसको सी से करा है तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हो? इतनी कहानी क्लियर हुई? मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई करा है तो ऑब्वियसली डिवाइड में भी रखा होगा। रो 1 को ए, रो 2 को बी, रो 3 को सी। अब ये क्यों करा, इसका फायदा क्या होगा, ये अगले स्टेप में बताऊंगा। अब क्या कर रहा हूं, मैंने रो में मल्टीप्लाई करे थे एबीसी और कॉलम से कॉमन लूंगा। देखो कॉलम 1 से कॉमन आ रहा है ए, फिर मैं क्या कह रहा हूं, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, बी फ्रॉम कॉलम 2, सी फ्रॉम कॉलम 3। क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। वो एबीसी जो आया था बाहर, जो कॉमन आया और जो पहले था वो आपस में कैंसिल हो गए। इतने स्टेप तक अभी तक मैंने क्या करा है, फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या करा, एबीसी मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा। मल्टीप्लाई करा रोज में, तीनों में, एक में ए, एक में बी, एक में सी, और कॉमन लिया कॉलम से, एक में ए, एक में बी, एक से सी। आप चाहो तो कॉलम में मल्टीप्लाई करके रो से कॉलम कॉमन ले सकते हो। मैंने रो में मल्टीप्लाई करके कॉलम से कॉमन लिया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अब जो मुझे डिटर्मिनेंट में टर्म्स दिख रही हैं वो सारी मेरी राइट हैंड साइड की टर्म्स थी। देखो राइट हैंड साइड में क्या था, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और पहले क्वेश्चन में मुझे दिख रहा था ए बी ए सी बी सी। ये सारी टर्म्स हटके कैसी बन गई, स्क्वायर्स वाली, जो कि मेरी काम की टर्म्स। अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा रो 1 पे ऑपरेशन सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ये सबसे कॉमन ऑपरेशन है। देखो डिटर्मिनेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमने भी लगाया होगा। क्या बनेगा, जब रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। फिर उसको कॉमन ले लूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 तो कॉमन आ गया। यहाँ पे बनेगा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे ही 1 1 बनता था खेल आसान हो जाता था। 1 1 बनने के बाद तो खेल खत्म है। क्या करते थे, C2 पे सच दैट C2 माइनस C1 और C3 पे सच दैट C3 माइनस C1। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? एक चीज याद रखो, मैंने आपको मैट्रिसेस में कहा था ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ रो या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉलम में लगेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस में कहा था, डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा। डिटर्मिनेंट में आपकी मर्जी है, कुछ ऑपरेशन रो पे कुछ कॉलम पे लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर लगाना वही है जो ऑपरेशन वैलिड हो, ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 14 क्वेश्चन, 14 7 13 सभी इसी कंसेप्ट पे होंगे। देखो सबसे पहली चीज, ए बी ए सी बी सी ऐसे वाले जो टर्म्स है वो मुझे राइट हैंड साइड में दिखाई नहीं दे रहे। राइट हैंड साइड में नहीं दे रहे तो मैं कोशिश करूंगा इन टर्म्स को हटाऊं। और मैंने हटाया कैसे, ये याद रखना, ये सबसे काम का स्टेप है। ये जनरली दिमाग में इतनी आसानी से आता नहीं है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन इस पैटर्न पे कर लोगे तो बड़ी आसानी से दिमाग में आ जाएगा। क्या करा, रो 1 में ए, रो 2 में बी और रो 3 में सी मल्टीप्लाई करा और कॉलम से उसे कॉमन लिया। रोज में मल्टीप्लाई करा एबीसी, एक में ए, एक में बी, एक में सी, और कॉलम से कॉमन लिया। तो मैंने ए को मल्टीप्लाई करा है रो 1 में, बी को इसमें, सी को रो 3 में। ऐसे ही ए को कॉमन लिए कॉलम 1 से, बी को, सी को। अब लेने के बाद ये ऐसा बन गया, और ये सारी टर्म्स मुझे राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही थी। अगर ये सारी टर्म राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही थी तो ये मेरी सारी काम की टर्म्स है। अब जैसे ही मैं यहाँ पहुंच गया, मैंने क्या देखा, रो 1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, जिससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन बन जाएगा यहाँ पे पूरी रो में। वो कॉमन लेके बाहर लिख लिया। बाहर लिखने के बाद क्या आया, 1 के बाद केस हमें पता ही है क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 0 बनाते हैं। कैसे, कॉलम 2 सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाते हैं सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये आप एक बार करके देखना, वीडियो भी देख लेना चाहो तो दोबारा से।
और एक बार करके देख लेना। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 15। कुछ बच्चों ने लिखा था, कम बच्चों ने लिखा था, लेकिन क्वेश्चन लिखा था 15। यही कर देता हूँ, पिछले पेज पे जगह बची थी थोड़ी सी, ठीक है। 15 में उसने कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। के इंटू ए, ये तो आसान हो गया, देखो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। अब अगर के 3x3 है, के को ए से मल्टीप्लाई करा है मैंने, तो बेसिकली 3x3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एलिमेंट लिखे होंगे। ये ए होगी, मान लो ए मैट्रिक्स ऐसे दिख रही होगी। जब मैं के इंटू ए करूंगा, के इंटू ए करूंगा तो क्या होगा, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे के इंटू दिस आएगा, यहाँ पे भी के इंटू दिस आएगा, यहाँ पे भी के इंटू दिस आएगा, 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 के इंटू दिस आएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा। और फिर जब मैं इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करूंगा, इसके डिटर्मिनेंट का मतलब ऐसा लिख लो, ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब एक बार के मैं यहां से कॉमन लूंगा रो 1 से, एक बार के रो 2 से, एक बार के रो 3 से, तो टोटल कितने के बाहर आ जाएंगे, 3। तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज k टू द पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ये मैंने जनरल रिजल्ट लिख दिया, इसमें हालांकि 3 आया, n क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि यही फर्क था हमारे पास मैट्रिक्स में जब स्केलर मल्टीप्लाई करते थे और डिटर्मिनेंट जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो वो हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता था, और जब डिटर्मिनेंट में जब मैं उसको कॉमन लूंगा तो एक एक करके हर रो से आएगा, तो जितनी रोज उसमें होंगी उतने ही के बाहर आ जाएंगे, तो के की पावर n बनेगा, जिसमें n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर हुआ। ये तीनों क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आपका 7th भी हो जाएगा, ये एबीसी से मल्टीप्लाई वाला है, और 13th भी सेम है। अटेम्प्ट कर लेना, फिर भी अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, अगर कॉमन हुआ सबका तो मैं अगली क्लास में फिर से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा उनमें से। अभी इसको हटा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कर दिया है मैंने। इससे आगे है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हम लोग कर चुके हैं। 4.3 आप लोग निपटा चुके हैं जहां तक मुझे याद है। 4.4 के लिए आगे बढ़ते हैं। 4.4 पे आगे अब है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो पहले इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि माइनर क्या होता है हमारे पास और कोफैक्टर क्या होता है हमारे पास। बेसिकली अगर कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसमें, या वो है हमारे पास जिसमें 3x3 का डिटर्मिनेंट, जिसमें सारे जनरल ले लिए मैंने, A11, A12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्ड हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक माइनर होगा और एक कोफैक्टर होगा। पहले हम पढ़ रहे हैं माइनर। माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एम आई जे से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम आई जे। हर एलिमेंट का अपना होगा, M11, M12, M13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो माइनर का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ M11 का, माइनर का मतलब क्या है, उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों हटा दो, जैसे डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए हटाते हो ना, वैसे ही बाकी जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है वो लिख दो, A22, A23, A32, A33। समझ के माइनर का मतलब क्या है। माइनर का मतलब है कि उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम पूरी डिलीट कर दो, जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट लिख दो, उसको क्या कहेंगे हम, माइनर। मैं एक दो और निकालता हूं, मान लो M23 निकालना है आपको, M23 के लिए ये हटाओ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा दो, क्या बनेगा, A11, A12, A31, A32। माइनर में कोई दिक्कत, M32 मान लो, या 31 निकाल लेते हैं, M31 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा दो, क्या बनेगा, A12, A13, A22, A23। ये बना हमारे पास। तो माइनर क्या है,
किसी भी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप माइनर निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रो और कॉलम दोनों हटा दो, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटर्मिनेंट लिख दो। माइनर समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर कुछ नहीं है, माइनर से ही रिलेटेड है। कोफैक्टर सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में जनरली ए आई जी से रिप्रेजेंट करता है। सी आई जे लिखा हो या ए आई जे, कोफैक्टर सी कहते हैं। कंपटीशन में कई बार सी आई जे लिखता है, एनसीईआरटी में जनरली ए आई जे लिखता है। ठीक है, तो सी आई जे लिखा हो या फिर ए आई जे, दोनों बात है। मैं फिलहाल ए आई जे लिख देता हूँ। तो ए आई जे हमारे पास क्या है, इट इज -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये कोफैक्टर की डेफिनेशन है। ये याद है, पहले भी -1 आया था। कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है, -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो कोफैक्टर बेसिकली आई प्लस जे पे डिपेंड करेगा। इफ आई प्लस जे इज इवन, तो मैं कह दूंगा कि ये बराबर है इसके, तो कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालो, सेम ही चीज है। और अगर इफ आई प्लस जे इज ऑड, तो मेरे पास जो कोफैक्टर आएगा वो माइनस ऑफ एम आई जे होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो माइनर क्या था हमारे पास, उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा दो, जो बाकी डिटर्मिनेंट बचता है वो लिख दो। और कोफैक्टर क्या था, कोफैक्टर माइनर माइनर ही हो जाएगा अगर आई प्लस जे इवन है, और माइनस ऑफ द माइनर हो जाएगा अगर आई प्लस जे ऑड है। कोफैक्टर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है कोफैक्टर की, इट इज -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। इतना पॉइंट क्लियर हो। जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो मैट्रिक्स लिखी है, मैं आपको एक A32 लिख के दिखाता हूँ। A32 क्या है मेरे पास, A32 हटा दो रो और कॉलम, A11 A13 A31 A33 प्लस आई प्लस जे क्या है और, तो एक माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बना मेरे पास, A32 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये वाला डिटर्मिनेंट A11 13 31 33। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। ये होगी मेरे पास माइनर और कोफैक्टर्स की डेफिनेशन, कि माइनर किसे कहते हैं और कोफैक्टर किसे कहते हैं। आप लोगों के पास कॉपी है आसपास, कॉपी अगर जिनके पास नहीं है वो कॉपी ले आओ। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देने लगा हूं, अभी करना है आपको साथ के साथ। एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। ये एक मैट्रिक्स है, इसके आपको मुझे माइनस और कोफैक्टर्स निकालने, या छोड़ो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल 22 है एनसीईआरटी में, अभी निकालोगे टाइम थोड़ा अपने पास कम ही होता है आजकल। एग्जाम्पल 22 है एनसीईआरटी में। इसके आपने क्या करना है, वो निकालने हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, सारे निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आंसर निकालोगे, आंसर निकाल के चेक करोगे। रुक जाओ सही है। अरे एक इसमें मैंने गलत लिख दिया, बच्चों ने कमेंट करा, देखो A32 कोफैक्टर क्या है, A32 इसमें यहाँ पे 21 आएगा और यहाँ पे 23 आएगा, वो सही कर लेना। तुम्हें क्या करना है, माइनर निकालना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा देना है, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, आई प्लस जे पे। आई प्लस जे अगर हमारे पास ऑड होगा तो माइनस साइन आएगा, इवन होगा तो माइनस साइन नहीं आएगा। ये कुछ बच्चों ने कमेंट करा है, बिल्कुल सही कमेंट करा है। एक बच्चे ने लिखा है कोफैक्टर दोबारा से बता दो। कोफैक्टर कुछ नहीं है, अगर हमें माइनर निकालने आ गए तो कोफैक्टर सेम ही चीज है, बस -1 आई प्लस जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आई प्लस जे ऑड है, और आई प्लस जे ऑड भी देखो इन चारों में होता है, सिर्फ ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, आई प्लस जे ऑड सिर्फ इन चारों में होता है, बाकी सब में आई प्लस जे क्या होता है, इवन। तो इन चारों के लिए कोफैक्टर माइनस ऑफ वो आ जाएंगे, माइनस, एंड बाकियों में कोफैक्टर और माइनर सेम आ जाएंगे। सही है। अब मैं आपको एक दो कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इसकी, जो कंपटीशन में भी यूज होंगी और वैसे भी यूज होंगी। सही है, फिर से लिख रहा हूँ मैं वही, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स नहीं चाहिए।
ठीक है, ये है हमारे पास। तो आप याद करो, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। अगर मैं कहता आपको कि इसको इवेल्युएट कर दो, इवेल्युएट मतलब एक्सपेंड कर दो, तो आप लिखते A11 इंटू, आगे क्या लिखते, A22 A23 A32 A33 माइनस A12 इंटू, ये लिखते ना, A21 A23 A31 A33 प्लस A13 इंटू, एक और डिटर्मिनेंट आएगा, A21 A22 A31 A32। याद आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऐसे ही एक्सपेंड करते थे। तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, A11 इंटू A11, क्योंकि A11 क्या था, पॉजिटिव। ये क्या लिखा हुआ है, A12 इंटू A12, क्योंकि A12 नेगेटिव था, अपने साथ माइनस साइन लाता था, इसलिए ये माइनस साइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये क्या लिखा हुआ है, A13 इंटू A13, A13 फिर से क्या था, 1 प्लस 3 इज 4, 4 इज इवन, तो ये पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम are multiplied by their corresponding cofactors and added, we get the value of determinant। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं सभी एलिमेंट्स को किसी भी रो या कॉलम कर लूं, वो आपकी मर्जी है, किसी भी रो, मान लो मैं लिखता हूं A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी रो या कॉलम को अपने ही रो के उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स एंड एडेड, मल्टीप्लाई करो अपने रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ और ऐड कर लो, तो तुम्हें हमेशा क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपके काम आएगी, सही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले ये प्रॉपर्टी समझ गए, ये प्रॉपर्टी क्या है, जब इसके नोट्स बनाओगे तो ये अंग्रेजी जो मैंने बोली है ये लिख लेना, समझ थोड़ी कम आएगी तुम्हें, लेकिन फिर भी लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, मान लो आपने लिखा A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23, इसमें मैंने एलिमेंट किसके लिए हैं, रो 1 के, और कोफैक्टर किसके लिए हैं, रो 2 के, तो कुछ, तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 0। किसी भी रो या कॉलम, किसी भी रो या कॉलम, जो चीज मैं रो के लिए बोल रहा हूँ वो कॉलम के लिए भी है, ये मैंने कल भी बताया। तो किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 0। दो प्रॉपर्टी है, पहली ये, दूसरी ये। पहली प्रॉपर्टी में मैंने बोला किसी रो के एलिमेंट्स को अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। दूसरी में बोला किसी भी रो को अगर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0। ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको मतलब वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, मैं एक एग्जांपल दिया ना अभी मैंने आपको, एग्जांपल 22 करने के लिए, उसमें जब इनको डिटर्मिनेंट वाली वो बना लोगे ना, एडजॉइंट निकाल ही लोगे, उसमें ये करके देखना चाहो तो ये दिखाई दे जाएगा, डिटर्मिनेंट तो सीधे ही दिखाई देगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का प्रोसेस ही यही होता है, और जीरो भी दिखाई दे जाएगा कि सीधे जीरो भी आ रहा होगा। किसी किसी के लिए भी कर लेना, चाहे रो के लिए चाहे कॉलम के लिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर से प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा हूँ, किसी रो को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करा, डिटर्मिनेंट। किसी रो को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करा, 0। समझ आ गई ये प्रॉपर्टी, कोई डाउट इसमें? चलो चल रहे हैं, अभी डाउट चैट बॉक्स में लिखने का मौका दूंगा, जब तक मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ फिर रुकूंगा अभी, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 4.4 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें आपको माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है एंड सो ऑन। तो माइनर कोफैक्टर आप निकाल ही लेते हो। सुनो क्या कह रहा था मैं, हाँ सेकंड प्रॉपर्टी पूछी थी, अगर किसी रो को
किसी और रो के, देखो यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट लिए हैं वो किसके हैं, रो 1 के, और जो मैंने कोफैक्टर्स लिए हैं वो किसके हैं, रो 2 के। तो किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0। हाँ, अपने से करे थे जब तो क्या मिल रहा था, डिटरमिनेंट। ये दो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आ जाता हूँ एडजॉइंट पे। एडजॉइंट की हेल्प से डिस्क्राइब करूंगा इनवर्स। पहले एडजॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बाद इनवर्स। इनवर्स हमने पहले भी पढ़ा मैट्रिक्स में, मैंने तब बताया था कि इनवर्स का एक और तरीका आएगा। एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला पढ़ा था, तब कहा था एक और आएगा, अभी आएगा थोड़ी देर में दूसरा तरीका। तो सबसे पहले एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है, पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, या पहले चलो सस्ती लैंग्वेज में ही समझ लो आसानी से। क्या है, ये कोफैक्टर निकाले ना सारे तुमने, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, इस तरीके से ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, ये हटा रहा हूँ। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो कोफैक्टर्स निकाले हमने, ऑब्वियसली नो एलिमेंट थे, A11 A12 A13, इनके नो कोफैक्टर्स आए होंगे। उन कोफैक्टर्स के एक मैट्रिक्स बनाओ, उन कोफैक्टर्स का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स बनाई। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज क्या होता था, रो और कॉलम इंटरचेंज करने का ऑपरेशन, याद आया। ट्रांसपोज क्या होता था, रोज और कॉलम इंटरचेंज करने का ऑपरेशन। तो एडजॉइंट है क्या, एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को क्या बोल देते हैं, एडजॉइंट। तो बेसिकली एडजॉइंट हो क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास एडजॉइंट हो जाएगा। समझ आ गया। कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स बनी उसके ट्रांसपोज को, ये बना ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज चेंज कर दिया ना मैं, इंटरचेंज कर दिए सारे रोज और कॉलम, उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, एडजॉइंट पता चल गया तुम्हें। इतना ही एडजॉइंट की डेफिनेशन, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज एडजॉइंट, सिंपल डेफिनेशन। अंग्रेजी एनसीईआरटी से देख ही सकते हो चाहो तो, ऐसे कोई खास जरूरत होती नहीं अंग्रेजी की, लेकिन फिर भी चाहो तो देख लेना। अब एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स डिफाइन करूंगा 2 मिनट में। एक थ्योरम बता रहा हूँ, थ्योरम मान लो, एक प्रॉपर्टी मान लो इसको। ए को जब मैं एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या था मेरे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये A है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्या कहते हो, यही है ना। ये ए मैट्रिक्स लिखी है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में उसका एडजॉइंट लिखा है, एडजॉइंट में मैंने कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, यही एडजॉइंट का मतलब होता है। अगर मैं देखूं इनको मल्टीप्लाई करके, तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा बताओ जरा, पहला एलिमेंट चैट बॉक्स में लिखो, सुनो चलो रुक जाओ, अब चैट बॉक्स में मत लिखो, यहाँ बनेगा ए का डिटर्मिनेंट। क्योंकि तुम क्या करोगे, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, सही बात है। तो अगर किसी रो को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे तो क्या बनता था, ए का डिटर्मिनेंट, स्वाहा, याद आया। अगला एलिमेंट बनाने के लिए इसको, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब किसी रो को किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे तो क्या बनता था, 0 बनता था, याद आ गया। फिर ऐसे ही ये भी 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये ए का डिटर्मिनेंट बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, 0 बनेगा, ए का डिटर्मिनेंट बनेगा, बना लोगे इतना। तो ए और इस मैट्रिक्स को पहचान रहे हो, ये बन गई। ये तो चलो हमें पता चल गया कि अपने किसी रो एलिमेंट्स को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो ए का डिटर्मिनेंट, अदरवाइज 0 बनना है, तो लिख दिया हमने। ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, इट इज ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई, I3 लिख देता हूँ फिलहाल, लेकिन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करा, यही है हमारे पास।
तो अब मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो काम की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। देखो इनको ऑर्डर में रिवर्स भी कर लोगे तब भी यही मिलेगा, इज a का डिटर्मिनेंट इंटू i। आई एन लिख देता हूं, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ a कह सकते हो। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट इंटू i। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको? ये काम की प्रॉपर्टी है, कंपटीशन में भी खूब यूज होगी और इसमें भी खूब यूज होगी। चले आगे, देखो इसके बाद इनवर्स क्या होता था याद करो। इनवर्स होता था अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करी सच दैट A इंटू बी इक्वल्स टू B इंटू A इक्वल्स टू I हो जाएगा तो उसको इनवर्स बोल देंगे। अब मैं इस A के डिटर्मिनेंट को डिवाइड में ले जा रहा हूं, A के डिटर्मिनेंट को डिवाइड में ले जा रहा हूं, तो क्या बनेगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बाय A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट डिवाइड में इंटू A इक्वल्स टू I। ऐसा ही बना। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, कोई मैट्रिक्स B बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं, कोई मैट्रिक्स B बोल रहा हूं। तो ऐसे ही नहीं दिख रहा A इंटू बी इक्वल्स टू B इंटू A इक्वल्स टू I। इसका मतलब ये मेरे पास क्या होना चाहिए, A इनवर्स होना चाहिए। इसका मतलब A इनवर्स मेरे पास किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ A बाय A का डिटर्मिनेंट। अगर हमें एडजॉइंट निकालना आ गया तो हमें इनवर्स निकालना आ गया, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट तो पता ही था। और याद करो मैंने पहले बोला था तुम्हें कि A का डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, याद आ रहा है कुछ ऐसा? उस टाइम बोला था जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे कि A का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए A का डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। अब देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, और डिनोमिनेटर में जब भी आती थी कोई क्वांटिटी हम क्या कहते थे, शुड बी नॉन जीरो। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में तुम्हें बता देता हूँ, अगर A का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब A का डिटर्मिनेंट जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ये नाम याद रखना, क्योंकि कई जगह ऐसा लिखा मिलता है इनवर्स, A का इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वो इसका मतलब ही क्या है, नॉन सिंगुलर। तो अब जब मुझे इनवर्स निकालना होगा मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट। इतने स्टेप तक समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मुझे पता चल गया कि A का इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट, सही है। और डिटर्मिनेंट जब जब डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है। एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, मैट्रिक्स में A इंटू बी B इंटू A के बराबर जनरली हम कहते थे नहीं होता, नहीं होता था, याद आ रहा है? ए बी ऑर्डर मैटर करता था, हाँ कभी कभार हो भी सकता था, लेकिन जनरली हम कहते थे कि बराबर नहीं होगा, सही है। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, A इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज A का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी याद रखना, बड़े काम की प्रॉपर्टी है, कंपटीशन में भी यूज होगी और एनसीईआरटी में भी दी हुई है, पेज नंबर 128 पे, थ्योरम 3 के नाम से। A इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज, डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी का डिटर्मिनेंट हमेशा बी ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? ए बी बी ए के बराबर हो ना हो, ए बी का डिटर्मिनेंट हमेशा बी ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। इसका अभी कोई यूज है नहीं, ये वैसे बता रहा हूँ, कभी कभार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, जब कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे दोबारा भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मुझे ध्यान आ गया ये एनसीईआरटी में थ्योरम गिवन है, इससे आपको ये याद रखना है, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। बाकी कंपटीशन पढ़ेंगे तो फिर से भी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स वाला बताना एक बच्चे ने लिखा है, कुछ नहीं बताया बेटा, उसमें सिर्फ इतना कहा है अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो प्यार से उस मैट्रिक्स को क्या बनाएंगे, बुलाएंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो उसको नॉन सिंगुलर बुलाएंगे, बस इतना ही कहा है। कई जगह पे लिखा मिलता है कि इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है इस वजह से नॉन जीरो, सिंपल। चले आगे, कहानी आगे बढ़ाएं। इनवर्स हमें पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल गया। तो अब मैं आ गया हूं अब एक्सरसाइज 4.5 पे।
एक्सरसाइज 4.5 पूरी की पूरी है एडजॉइंट और इनवर्स पे। एडजॉइंट हमें निकालना आ गया, अगर जैसे ही हमें कोफैक्टर निकालने आ गए इसका मतलब हमें एडजॉइंट निकालना आ गया। कोफैक्टर निकालते ही क्या करना है, एडजॉइंट बना लेना है उससे। अब जरा ये देखो, मैंने एक मैट्रिक्स दी तुम्हें, ए मैट्रिक्स 1 2 -3 4, ये मैट्रिक्स दी मैंने, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा ये मैट्रिक्स है 1 2 -3 4, तो मुझे 1 का कोफैक्टर बता दो, 1 का कोफैक्टर बता दो। चलो एक काम करो, एडजॉइंट ऑफ ए अपनी कॉपी में निकाल दो फटाफट से, अपनी कॉपी में निकाल दो। 1 का कोफैक्टर आएगा 4, फिर मैं 2 का कोफैक्टर निकालूंगा। 2 का कोफैक्टर लिखो चैट बॉक्स में फटाफट, 2 का कोफैक्टर, चैट बॉक्स खोल रहा हूं मैं, 2 का कोफैक्टर लिखो। इस एलिमेंट का नाम बताओ जरा मुझे, इस एलिमेंट का नाम है A12। A12 है तो जब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाऊंगा तो बनेगा -3, बनेगा या नहीं, -3। ओ भाई साहब 100 लिखा है एक बच्चे ने। बेटे इस नंबर पे फोन मिलाओ और कहो मुझे ले जाओ, ये लिखो मत यहाँ पे। हाँ A12 की बात कर रहा हूँ मैं। A12 क्या है, इसका नाम क्या है A12, तो इसके साथ एक माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा इस वजह से इसका जो कोफैक्टर होगा वो -3 बनेगा, विच इज 3। क्या कहते हो, तो यहाँ, और जब मैं जॉइंट लिखूंगा इसका कोफैक्टर यहाँ लिखा जाएगा 3, लिखा जाएगा या नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो इसका कोफैक्टर है लेकिन ट्रांसपोज की वजह से कहां पहुंच जाएगा यहाँ। सही कह रहा हूँ। अब मुझे -3 का कोफैक्टर बताओ, और -3 का कोफैक्टर सिर्फ वही लोग बताएंगे जिन्होंने पिछला गलत करा है, जल्दी से। अब लगभग लगभग सभी सही आंसर दे रहे हैं, -2 बिल्कुल सही। अब देखो इसका नाम, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है A21, ये भी एक माइनस साइन देगा, देगा या नहीं, तो ये 2 है तो कोफैक्टर क्या बन जाएगा -2, ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। 4 का कोफैक्टर बताओगे, 4 का कोफैक्टर आ जाएगा 1, ये बना एडजॉइंट ऑफ, ये बना एडजॉइंट ऑफ, सही है। अब मुझे क्या करना था, इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4 + 6 10, डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लेते होगे आसानी से। 4 + 6, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए इनवर्स इज 1/10 ऑफ 4 - 2 3 1, ये आ गया। अब अगर गिवन मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास, 1 2 -3 4, इसको और इसको देखो तो हुआ क्या है, 1 और 4 ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, 1 और 4 ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, और 2 और 3 ने अपने साइन बदल लिए। ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्जर्व कर रहे हो, 1 और 4 ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है, 2 और 3 ने, मतलब -2 और 3 ने अपने साइन बदल लिए। अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ABCD, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मैं ए इनवर्स सीधे कैसे लिख सकता हूं, ए और बी की पोजीशन बदल दो, डी यहां आ गया, ए यहां हो गया, ए और डी की पोजीशन बदल दो, और बी और सी के साइन चेंज कर दो, -C -B, और बाहर क्या लिख दो, ए का डिटर्मिनेंट। ये एक तरह से शॉर्टकट हो गया जो कंपटीशन में हम लोग यूज कर लेते हैं। सीबीएसई में यूज नहीं करोगे, पहले बता रहा हूँ, ये सीबीएसई में यूज नहीं करोगे, पता चले उसने इनवर्स निकालने को कहा अपना ये कर दिया, उसको प्रॉपर तरीके से सारे कोफैक्टर निकाल के दिखाओगे, एडजॉइंट निकाल के दिखाओगे, ऐसे करके निकालोगे। ये बालक है ना, दोबारा बता दो, कुछ नहीं है इसमें। क्या कह रहा हूं कि अगर 2x2 का ये है हमारे पास ABCD कोई मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, ए और डी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ए और डी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, बी और सी का साइन चेंज कर दो। ए और डी की पोजीशन इंटरचेंज मतलब ए की जगह डी की जगह बी लिख दिया, बी और सी का साइन चेंज कर दो, तो -B -C लिख दिया, तो और 1/8 डिटर्मिनेंट तो होता ही है, वो कर दो। जैसे हमें क्या गिवन था ये, तो इसमें क्या करो, 4 की जगह 1, 1 की जगह 4, देखो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज, यहाँ -2 गया, यहाँ बाहर डिटर्मिनेंट लिखा, इनवर्स आ गया। अगर नहीं याद रहता है तो एडजॉइंट वाले तरीके से कर लोगे, वो भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 का एक आधा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 4.4 आप लोग करोगे,
4.5 भी आप लोग करोगे अगली क्लास से पहले पहले। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, इनवर्स निकालना है, पहले 10-11 क्वेश्चन इससे ही है। एक प्रॉपर्टी और थी इसमें, वो लिखी थी हमने वहां पे, फिर से लिख देता हूँ, याद करो। प्रॉपर्टी लिखी थी ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, याद आ रही होगी, हमने लिखी थी उसमें मैट्रिसेस में। इसमें एक क्वेश्चन उस पे वेरीफाई कर दो प्रॉपर्टी, तो वेरीफाई कर देना। अब देखो एक अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो बता रहा हूँ। वो कह रहा है इफ ए इज 3 1 -1 2, ये ए है मेरे पास। वो कह रहा है शो डेट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। ये वो कह रहा है शो करो, शो डेट a square -5a + 7i = 0, hence find a inverse। ये इस लाइन को अलग से समझना, hence find a inverse का मतलब क्या कहना चाहता है। ये a दे दिया तो उसने कहा शो डेट a square -5a + 7i = 0। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लोगे। a स्क्वायर कैसे आएगा, 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, यहाँ से a स्क्वायर निकाल लिया तुमने। फिर a तुम्हें पता ही है 7i का मतलब क्या हो जाएगा, 7007, यही हो जाएगा ना, 7 × i का मतलब, ये भी पता है। ये सब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, = 0 पे दिखा दिया, इतना काम खत्म हो गया। अब उसने कहा हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब इसी इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स निकालना है आपको। वैसे नहीं निकाल देना कि एडजॉइंट निकाल के ए इनवर्स निकाल दो, वैसे निकालोगे कोई नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई ज्यादा ही दयालु टीचर हुआ तो मिल भी सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो हेंस फाइंड ए इनवर्स में आपको क्या करना है, ये शो करने के बाद, ये शो कर लोगे मुझे उम्मीद है, ए स्क्वायर निकाल के 5a ये सब डाल के वो शो कर लोगे, मुझे इतनी तो उम्मीद है ही। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी है, a स्क्वायर -5a + 7i, जो कि आप प्रूव कर चुके हो = 0, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। लेकिन एक चीज याद रखोगे, जब भी ए इनवर्स का यूज कर रहे हो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओगे नॉन जीरो। जब भी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर रहे हो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स यूज भी कर रहे हो, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो अगर इसको देखो तो 6 + 1 7 आ रहा है, ए का डिटर्मिनेंट 7, hence a का डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, therefore फिर मल्टीप्लाई करोगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, सीधे नहीं चिपका दोगे प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। पॉइंट क्लियर हुआ इतना। तो प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स से पहले ये स्टेप कर दिया हमने, फिर लिख दिया प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए + 7 इंटू ए इनवर्स = 0। ऐसा ही बना, या ए इनवर्स इंटू 0 ही लिख दो अभी फिलहाल। उसके बाद ए इनवर्स ने एक ए कैंसिल करके तो ए बन गया या नहीं, क्योंकि ये बना होगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए, ये बना होगा आई, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है आई, तो ये बन गया ए -5i ए इनवर्स ए इंटू कितना होता है आई + 7 ए इनवर्स = 0। तो यहां से ए इनवर्स किसके बराबर आ गया मेरे पास, इट इज 5i - a by 7। 5i पता है, a पता है, बाय 7 मतलब मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड मतलब हर एलिमेंट को 7 से डिवाइड कर लो, यहां से आपको ए इनवर्स निकाल के दिखाना है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आज के लेक्चर के लिए इतनी ही चीजें पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 4.5 तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इस हिसाब से जितना मैंने लिखा है। फिर भी कोई डाउट होगा एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 में, वो आप मुझे बता देंगे।